नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विनय चौधरी। दिन भर आप सैकड़ों खबरें देखते हैं, उनसे रूबरू होते हैं, लेकिन इन सैकड़ों खबरों में से कुछ ऐसी खबरें होती हैं जो दिन भर की सुर्खियां बनती हैं और इन्हीं सुर्खियों पर डिटेल में हम प्रकाश डालेंगे इस खास कार्यक्रम के जरिए जिसका नाम है खबर गरम है। तो इजराइल और हमास के बीच जंग लगातार जारी है। ऐसे में इजराइल हमास पर लगातार बैक टू बैक हमले तो कर रहा है, उसे नेस्तनाबूद करने की ठान रखी है, लेकिन अब हमास ने भी एक नई प्लानिंग की है। क्या है यह प्लानिंग, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। रॉकेट और एयर स्ट्राइक से शुरू हुई इजराइल हमास की जंग अब केमिकल हथियारों की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हेजोग ने दावा किया है कि हमास के जिन आतंकियों ने 7 अक्टूबर को म्यूजिक फेस्टिवल पर हमला किया था, उन्हें केमिकल वेपन बनाने के निर्देश दिए गए थे। इजरायली सेना के मुताबिक किबुत्ज के म्यूजिक फेस्टिवल में कत्लेआम मचाने वाले कुछ आतंकी मारे गए थे। उनकी लाशों को जब बारीकी से चेक किया गया तो आतंकियों के पास से केमिकल वेपन बनाने का सामान बरामद हुआ है। मिले सामान से साइनाइड भी शामिल है। तो इजराइल राष्ट्रपति का ये दावा इसलिए भी चौंकाने वाला है क्योंकि इतिहास में जब भी आतंकियों के हाथ खतरनाक हथियार लगे हैं, उसका नतीजा बेहद बुरा ही रहा है। इजरायली राष्ट्रपति ने एक और बड़ा खुलासा किया है। उनका दावा है कि केमिकल वेपन बनाने का जो सामान हमास के आतंकियों से बरामद किया गया है, उसका कनेक्शन अल कायदा से है। उन्होंने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कई कागज भी मीडिया के सामने दिखाए। ऐसा नहीं है कि पहली बार आतंकियों के हाथ केमिकल वेपन लगे हैं। इससे पहले ISIS से लेकर अल कायदा तक कई बार केमिकल वेपन का इस्तेमाल हो चुका है। वैसे तो सभी हथियारों में किसी न किसी केमिकल का इस्तेमाल होता है और बारूद भी एक ही तरीके का केमिकल है। और साथ ही अब लेकिन जिन केमिकल हथियारों की बात अब की जा रही है वे अलग है। ऐसे केमिकल हथियार गैस या लिक्विड का एक भयानक मिश्रण होते हैं जिनमें बड़ी तादाद में तबाही मचाने की क्षमता होती है और बड़ी क्षमता से लैस होते हैं। ये हथियार मनुष्यों के अलावा जानवरों पक्षियों को गंभीर रूप से बीमार कर देते हैं और बड़ा नुकसान पहुंचा देते हैं। इसका सबसे विभिन्न चेहरा है कि इसके इस्तेमाल के बाद अब लोगों की मौत तड़प तड़प कर होती है। कई मामलों में लोगों के शरीर पर फफोले पड़ जाते हैं और साथ ही फेफड़ों को गंभीर क्षति पहुंचती है। इंसान अधमरा हो जाता है। तो हमास की प्लानिंग बहुत ही ज्यादा डराने वाली है और बहुत खतरनाक हो सकती है क्योंकि वो केमिकल वेपन इस्तेमाल करने वाला है। पहली बार केमिकल वेपन्स का इस्तेमाल प्रथम विश्व युद्ध में हुआ था। तब जंग में दोनों पक्षों को गंभीर नुकसान पहुंचाने के लिए दम घोटने वाले क्लोरीन और इसके अलावा त्वचा पर जानलेवा जलन पैदा करने वाली मस्टर्ड गैस का इस्तेमाल किया गया था। उस समय इन खतरनाक हथियारों की वजह से 1 लाख से ज्यादा मौतें हुई थी। कोल्ड वॉर के समय इस तरह के वेपन का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट और भंडारण देखा गया। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के मुताबिक अब तक केमिकल वेपन से 10 लाख से ज्यादा आधिकारिक तौर पर मौत हो चुकी है। उधर इजरायल और हमास के बीच तो यह जंग चल रही है, लेकिन उस बीच अन्य देशों की अगर बात करें तो उनके लोग भी वहां पर फंसे हुए हैं, उनको वापस लाया जा रहा है। भारत की तरफ से ऑपरेशन अजय चलाया गया और एक बार फिर से कुछ और यात्रियों को वहां से वापस लाया गया है। इजराइल और फिलिस्तीन आतंकी संगठन हमास में अब जारी जंग के बीच एक भारतीय विमान 143 लोगों को लेकर इजराइल से भारत के लिए रवाना हो गया। ऑपरेशन अजय के तहत वहां फंसे भारतीय नागरिकों को सरकार सुरक्षित देश वापस ला रही है। खास बात यह है कि इसमें 2 नेपाली नागरिक भी शामिल हैं। इजराइल छोड़ने के इच्छुक 2 नेपाली नागरिकों और साथ ही 4 बच्चों सहित कुल 143 लोगों को लेकर एक विशेष विमान रविवार को भारत के लिए रवाना हो गया। और साथ ही इजराइल में हमास के हमले के बाद नागरिकों की सुरक्षित वापसी की सुविधा के लिए 12 अक्टूबर को भारत सरकार ने ऑपरेशन अजय की शुरुआत की है। ऑपरेशन अजय के तहत ये 6ठी उड़ान थी। बता दें कि 7 अक्टूबर को गाजा से हमास के आतंकियों की तरफ से अब इजरायली शहरों पर किए गए हमलों के बाद वहां से रह रहे भारतीय मूल के लोगों ने अब अपने घर लौटना शुरू कर दिया है और अपने घर लौटना चाहते हैं। इससे पहले पिछले मंगलवार को भारतीय नागरिकों के साथ 18 नेपाली नागरिकों को भी विशेष विमान के जरिए भारत लाया गया था और सकुशल लाया गया था। 7 अक्टूबर को गाजा पट्टी से हमास आतंकवादियों ने इजराइल पर जमीनी और हवा और साथ ही समुद्र के रास्ते भीषण हमला कर दिया था। इसके बाद बदला लेने के लिए इजराइल ने युद्ध की घोषणा की थी। इजराइल में अस्थिरता आने के बाद सरकार ने वहां रह रहे भारतीयों को अब सुरक्षित देश वापस लाने का फैसला किया था।
तो अब तक तेल अवीव की अगर बात करें तो यहां से 5 चार्टर्ड फ्लाइट्स आ चुकी हैं। बच्चों सहित लगभग 1200 यात्रियों को देश वापस लाया जा चुका है। आपको बता दें कि युद्ध शुरू होने के बाद फिलिस्तीन में लगभग 4400 लोग अब तक मारे जा चुके हैं। वहीं आधिकारिक इजरायली सूत्रों की बात करें तो इसराइल में कम से कम 1400 इजरायली और विदेशी नागरिकों की मौत हो चुकी है और जंग अभी भी चल रही है। और अब बात करते हैं राजस्थान चुनाव की। तो कांग्रेस की तरफ से एक और लिस्ट जारी कर दी गई है अपने उम्मीदवारों की। इन लिस्ट को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब बैक टू बैक कांग्रेस की तरफ से राजस्थान चुनाव को लेकर लिस्ट सामने आ रही है। कांग्रेस ने राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 43 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया गया है। इस लिस्ट में कई बड़े नाम हैं। इसमें डीग से विश्वेंद्र सिंह, केकरी से रघु शर्मा और सिविल लाइन्स विधानसभा सीट से प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया है। साथ ही सीएम गहलोत के करीबी माने जाने वाले प्रमोद जैन भाया को अंता विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। राजस्थान के पूर्व मुख्य सचिव निरंजन आर्य को सोजत से टिकट मिला है। गहलोत सरकार में मौजूदा मंत्री जिन्हें टिकट दिया गया है उनमें गोविंद राम मेघवाल, डॉक्टर बीडी कल्ला, प्रताप सिंह खाचरियावास, विश्वेंद्र सिंह, प्रसादी लाल मीणा, उदयलाल, प्रमोद जैन भाया, शकुंतला रावत, रामलाल जाट और सुखराम विश्नोई हैं। वहीं दूदू विधानसभा सीट से बाबूलाल नागर को टिकट मिला है। नागर को गहलोत का करीबी और वफादार माना जाता है। उन्होंने पिछला चुनाव निर्दलीय लड़ा था। साथ ही अशोक गहलोत के नेतृत्व में राजस्थान सरकार बनाने में मदद की थी। कांग्रेस की दूसरी लिस्ट में जिन 5 निर्दलीय विधायकों को टिकट दिया गया है उसमें नागर के साथ ही संयम लोढ़ा को सिरोही, ओपी हुड्डा को महुआ, लक्ष्मण मीणा को बस्सी और सुखबीर जोजावर को मारवाड़ जंक्शन से उम्मीदवार बनाया गया है। कांग्रेस ने जिन चेहरों पर दाव खेला है उनमें सबसे ज्यादा उम्र के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सीपी जोशी हैं। दोनों की उम्र 70 साल से ज्यादा है। इन दोनों नेताओं को छोड़ बाकी सभी लीडर 70 की उम्र से कम हैं। यानी राजस्थान में कांग्रेस ने 2 सीनियर लीडर्स के बीच युवाओं को चुनावी समर में उतरने का मौका दिया है। तो इससे पहले राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर जारी की गई कांग्रेस की पहली सूची में 33 नाम थे। इनमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और निवर्तमान स्पीकर सीपी जोशी को भी टिकट दिया गया है। कांग्रेस ने अपनी पहली लिस्ट में उन्हीं सुरक्षित सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं जहां से वो मजबूत है। कांग्रेस ने 33 में से 32 उम्मीदवारों को रिपीट किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि इनको कांग्रेस अपने लिए सुरक्षित मानती है और यही वजह है कि अपने उम्मीदवारों को उसने रिपीट किया है। और एक बार फिर से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने खास कार्यक्रम के जरिए ऑडियो संवाद किया। ई संजीवनी के जितने भी लाभार्थी हैं उनसे बातचीत की और उनको बताया कि इस योजना का लाभ किस तरह से सरकार लाभार्थियों तक पहुंचा रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने चंडीगढ़ में विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत ई संजीवनी विषय पर संवाद किया। इस दौरान सीएम ने योजना के बारे में चर्चा की और स्वास्थ्य के बारे में सरकार की सजगता को लेकर अवगत करवाया। सीएम ने स्वस्थ और नशा मुक्त हरियाणा के लिए किए जा रहे सरकार के प्रयासों के बारे में भी बताया। ई संजीवनी के माध्यम से हम सब लोग, क्योंकि डॉक्टर के साथ परामर्श करके इलाज करवाया है और ऐसे लाखों लोग ऐसे हैं जो इस पद्धति से लाभान्वित हुए हैं। विशेष तौर पर जब कोविड का ये समय आया था तो कोविड के समय अच्छे व्यक्ति भी चाहते हुए भी अस्पताल में जाने के से कई बार कठिनाई होती थी, क्योंकि उस समय किसी व्यक्ति से बात नहीं करनी, मास्क पहन के रखना है, किसी के संपर्क में नहीं आना है। तो सबको लगता था कि भले मैं अस्वस्थ हुआ हूं लेकिन मेरा इलाज केवल फोन से बात करने के बाद ही परामर्श से हो जाना चाहिए। और उस समय बहुत बड़ा लाभ इसके कारण से, ई संजीवनी के कारण से हम लोगों ने उठाया है। या फिर बहुत लोग ऐसे गरीब परिवारों से हैं जो शायद किसी डॉक्टर के पास जा नहीं सकते, उनके पास समय का अभाव होता है, समय में होता भी नहीं है। कई बार कभी कभी वहां की भीड़ में लंबी लाइनें लगी होती हैं, इंतजार करना पड़ता है। कभी कभी डॉक्टर के पास जाने से वैसे भी संकोच होता है। तो कोई ऐसी सेवा
जो लोगों को फ्री में मिले और अपने घर से बैठकर टेलीफोन करके अपनी बातचीत बता सकें। सीएम ने विशेष चर्चा अभियान के तहत हरियाणा की बेहतरी के लिए अपने संकल्प को दोहराया और स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को हर संभव सहायता देने का वादा किया। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार जनता के साथ संवाद करते रहते हैं। इसी क्रम में सीएम ने संजीवनी स्वास्थ्य सेवा के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जहां स्वस्थ हरियाणा के संकल्प को दोहराया, तो वहीं इस योजना से लोगों को होने वाले जितने भी लाभ हैं उनके बारे में बताया और किस तरह से इस योजना का लाभ लिया जा सकता है उसके बारे में भी जानकारी दी। और बात करते हैं प्रदूषण की, तो दिल्ली एनसीआर में हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। हालात ये हैं कि गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा ये वो शहर हैं जहां पर की खराब श्रेणी में AQI लेवल दर्ज किया गया है और इसे लेकर दिल्ली में पर्यावरण मंत्री ने खुद बैठक भी की है। कुछ अहम निर्देश दिए गए हैं। देश की हवा लगातार प्रदूषित होती जा रही है। इस क्रम में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी कि NCR के कई शहरों में सोमवार को वायु गुणवत्ता बहुत ही ज्यादा खराब दर्ज की गई और ऐसे में अन्य शहरों में उच्च वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़े दर्ज किए गए और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार ग्रेटर नोएडा, दिल्ली, फरीदाबाद, मुजफ्फरनगर उन शहरों में शामिल है जहां पर वायु गुणवत्ता सबसे खराब है। CPCB ने सबसे खराब वायु वाले टॉप 10 शहरों की सूची जारी कर दी है। इसमें पहले नंबर पर ग्रेटर नोएडा है। यहाँ जलवायु का गुणवत्ता सूचकांक 354 दर्ज किया गया है, जो कि बहुत खराब श्रेणी में आता है। फरीदाबाद का 322, दिल्ली का 313 AQI दर्ज किया गया है। एयर क्वालिटी इंडेक्स काफी खराब बताया जा रहा है। इसके साथ ये भी साफ है कि अब हवा भी बहुत ज्यादा प्रदूषित हो चली है। इसके अलावा कई शहरों की वायु गुणवत्ता खराब दर्ज की गई। मुजफ्फरनगर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 299, हरियाणा के बहादुरगढ़ का 284, मानेसर का 280, राजस्थान के भरतपुर और भिवाड़ी का अगर बात करें तो वायु गुणवत्ता सूचकांक 261 दर्ज किया गया है। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक 256, तो वहीं गुरुग्राम में AQI 255, मेरठ में 253, गाजियाबाद में 246 और करनाल में 243 दर्ज किया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की उप समिति ने आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता के और ज्यादा खराब होने की आशंका भी जाहिर की है। उप समिति ने शनिवार को ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान GRAP के दूसरे चरण के अनुसार 11 सूत्रीय कार्य योजना लागू की है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने ग्रैप के दूसरे चरण के क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए बैठक बुलाई है। जो विभागों के साथ बैठक की उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जो सबसे पहला निर्णय लिया गया कि दिल्ली के अंदर 13 हॉट स्पॉट्स हैं। जगहों पर आज सभी जो नोडल MCD के DC हैं उनको ये निर्देश दिया गया है कि 13 के अलावा इन 8 जगहों पर भी स्पेशल टीम डिप्यूट की जाएगी, जो वहां पर लोकल सोर्सेज का इंस्पेक्शन ज्वाइंटली करेगी DPCC के साथ और वहां पर फोकस तरीके से जो भी रीजन्स हैं, चाहे वो डस्ट का है, चाहे वो कंजेशन का है या गाड़ियों का है, बायोमास बर्निंग है, उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा। तो दिल्ली NCR में दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों की अगर बात करें तो हवा में प्रदूषण की मात्रा बढ़ जाती है ठंड के समय खासतौर पर, जिससे सांस लेने के लिए भी परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका एक कारण यह भी बताया जाता है कि हरियाणा और पंजाब के कई हिस्सों में पराली भी जलाई जाती है, लेकिन अभी तक इसका कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। इसके अलावा वाहनों की अगर बात करें तो देश की राजधानी है दिल्ली और यहाँ पर वाहन काफी संख्या में आते हैं और उनसे जो प्रदूषण होता है वो और ज्यादा स्थिति को खराब कर देता है। ऐसे में लगातार कोशिश की जा रही है कि इस प्रदूषण को कम किया जाए। और प्रदूषण बढ़ने का एक कारण पराली जलाना भी माना जाता है और पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि इस मामले में हरियाणा ने काफी कंट्रोल किया है और यहां से राहत की खबर सामने आई है। हरियाणा सरकार किसानों में जागरूकता के साथ सरकार के सहयोग से
पराली जलाने की घटनाओं पर पूर्णतः रोक लगाने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री की सोच के अनुरूप राज्य सरकार के द्वारा पराली प्रबंधन को लेकर ठोस कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। पराली न जलाने को लेकर हरियाणा सरकार केवल जागरूकता अभियान चला रही, बल्कि सरकार के द्वारा पराली न जलाने और पराली के उचित प्रबंधन के लिए 1000 रुपए प्रति एकड़ प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। कृषि विभाग के द्वारा भी किसानों को पराली प्रबंधन के लिए विभिन्न मशीनें मुहैया करवाई जा रही हैं। विभाग की तरफ से बताया गया है कि पराली जलाने से जहां प्रदूषण बढ़ता है, वहीं मित्र कीट भी नष्ट हो जाते हैं। सरकार प्रति एकड़ 1000 का अनुदान भी दे रही है। आग लगने की घटनाओं में काफी कमी आई है। किसानों से अनुरोध है कि इन C2 या XC2 के माध्यम से फसल अवशेष प्रबंधन करें। उन्होंने कहा कि अब तो ICUL भी पराली की गांठों को ले रहा है, जो कि प्रति मीट्रिक टन 1290 रुपए रेट निर्धारित किया गया है। सरकार के द्वारा फसल अवशेष प्रबंधन को चलाई जा रही योजनाओं का असर किसानों पर दिखाई देने लगा है। जहां किसान तेजी से फसल अवशेष प्रबंधन के तरीकों को अपना रहे हैं, उसी तेजी से जिले में पराली में आग लगने की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की जा रही है। प्रदेश में पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में कमी आई है। राज्य में अब तक पराली जलाने के 714 मामले सामने आए हैं, जबकि इस अवधि के दौरान वर्ष 2022 में पराली जलाने के 893 मामले सामने आए थे। वहीं वर्ष 2021 में इनकी संख्या 1508 थी। अब देखिए, ये राहत की बात है कि हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं लगातार कम हो रही हैं और इसमें हरियाणा सरकार के प्रयासों की तारीफ भी करनी होगी, क्योंकि किसान जागरूक हुए हैं और उन्होंने पराली प्रबंधन करना सीख भी लिया है। लेकिन पराली जलाने के कारण दिल्ली NCR में प्रदूषण बढ़ जाता है और जिस वजह से सरकार की अगर बात करें तो सरकार ये चाहती है कि इस पर पूरी तरह से रोक लगा दी जाए और कुछ नए तरीके अपनाए जाएं, जिससे कि पराली जलाने की जो घटनाएं हैं वो कम हो जाएं। उम्मीद यही की जाती है हर बार कि आगे इस तरह की घटनाएं और भी कम हो जाएंगी। प्रदेश पराली जलाने से पूरी तरह से मुक्त होगा और वायु प्रदूषण को रोकने में भी एक बहुत बड़ी कामयाबी सरकार को मिल पाएगी। ट्रैफिक नियमों का पालन करना बहुत जरूरी है, यह आपकी जिंदगी के लिए जरूरी है और बेहतर है कि अगर आप ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तो शायद आपका चालान भी ना कटे। लेकिन बहुत से लोग इसके बावजूद भी नहीं मानते। तो ऐसे में गुरुग्राम से एक अनोखी तस्वीर सामने आई, जहां पर खुद रावण उतरकर आए ट्रैफिक व्यवस्था को संभालते हुए और लोगों को समझाते हुए। गुड़गांव की सड़कों पर ट्रैफिक पुलिस के साथ रावण ने वहां चालकों को नियम का पालन करने के लिए जागरूक किया। रावण ने खास तौर पर दोपहिया वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों का पाठ पढ़ाया और उन्हें बाइक और स्कूटी चलाते वक्त हेलमेट लगाने की सलाह दी। इतना ही नहीं, बाइक और स्कूटी पर पीछे बैठने वाले को भी हेलमेट लगाने की नसीहत रावण ने दी। मैं लोगों को इसलिए जागरूक कर रहा हूँ क्योंकि लोग बाग ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन करते हैं। मेरे तो 10-10 सर हैं, मेरा एक सर चला भी गया तो कुछ नहीं होगा, परंतु लोगों के एक ही सर है, अगर उनका सर चला गया तो कुछ भी नहीं बचेगा। जैसा कि लगातार हमारे प्रोग्राम रोड सेफ्टी पे चलते ही रहते हैं, तो आज हम रावण जी की मदद से, क्योंकि कल दशहरे का त्योहार है, उसको देखते हुए हम अवेयरनेस कर रहे हैं। इस मौके पर रोड सेफ्टी ऑफिसर ने हेलमेट लगाकर दो पहिया वाहन चलाने वालों को प्रोत्साहित किया और उनके हेलमेट पर रिफ्लेक्टर टेप भी लगाई। MDI चौक पर आयोजित किए गए इस जागरूकता अभियान के दौरान DCP ट्रैफिक वीरेंद्र विज भी मौके पर मौजूद रहे और उन्होंने बताया कि ट्रैफिक नियमों का पालन करने से दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। दरअसल गुरुग्राम की ट्रैफिक पुलिस की तरफ से यह पहल की गई थी और यह वाकई में सराहनीय है। किसी भी तरह वाहन चालकों को ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूक करना वाकई काबिल तारीफ है। और अब जब दशहरा भी पास है तो पुलिस ने रावण के वेश में एक शख्स को लोगों के बीच पहुंचाया और ये बताया कि किस तरह से आप अगर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करते हैं तो यह आपके लिए भारी पड़ सकता है, आपकी जिंदगी के लिए भी भारी पड़ सकता है। और
अब बात करते हैं एक ऐसे सीसीटीवी फुटेज की जो वाकई हैरान कर देती है, और ये सीसीटीवी फुटेज आपको देखनी भी चाहिए। बेंगलुरु से ये सामने आई और कुछ ही मिनटों के अंदर कैसे लाखों रुपए गाड़ी के अंदर से उड़ा दिए गए, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। बेंगलुरु में रोड पर खड़ी एक BMW कार से चोरी की घटना का सनसनीखेज मामला सामने आया है। 14 लाख रुपए की चोरी की यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई, जिसके बाद इसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। स्थानीय पुलिस बल का कहना है कि केस दर्ज करके मामले की जांच की जा रही है। जल्दी ही मामले का खुलासा किया जाएगा। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में रोड किनारे एक कार खड़ी नजर आ रही है। अचानक वहां बाइक सवार 2 युवक आते हैं। एक युवक बाइक से उतरता है और कार के चक्कर लगाता है। इसके बाद वह ड्राइवर की तरफ वाली खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसता है और कार के अंदर रखे बैग को लेकर बाहर निकलता है। इस सीसीटीवी फुटेज में आप देखेंगे कि कार के अंदर से वह एक बैग लेकर बाहर निकल रहा है। इसके बाद इधर उधर देखकर अपने साथी के साथ बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाता है। जिस वक्त यह वारदात हुई उस दौरान कार से कुछ मीटर की दूरी पर ही काफी लोग खड़े थे, लेकिन किसी को इसकी भनक तक नहीं लगती है। पुलिस ने बताया कि जिस कार में यह चोरी हुई है उसका मॉडल BMW X5 है। इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए से अधिक है। फुटेज में दोनों लड़के पहचान से बचने के लिए चेहरे पर मास्क पहने नजर आ रहे हैं। चोर ने शीशा तोड़ने के लिए एक खास उपकरण का इस्तेमाल किया है। वह शीशा तोड़ने के बाद खिड़की के सहारे ही कार के अंदर घुसता है। इस दौरान उसका दूसरा साथी जो बाइक पर बैठा था इधर उधर लोगों पर नजर बनाए रहता है, ताकि किसी के आने पर वह फौरन उसे इसकी सूचना दे सके और समय रहते दोनों वहां से फरार हो सके। अब ये तस्वीरें आपने देखी होंगी, वाकई हैरान कर देती हैं। और जो चोर था उसने बड़ी ही आसानी से कार के ग्लास को तोड़ दिया। अब ये कैसे मुमकिन हो पाया ये समझिए। इनके पास एक खास तरह का हथियार कह लीजिए वो होता है, जिसको अगर ये थोड़ी सी भी किसी भी ग्लास पर मारते हैं तो वो आसानी से टूट जाता है। और ग्लास जब टूटता है तो आवाज भी ज्यादा नहीं करता है। कुछ इस तरह के इनके पास ये टूल्स होते हैं। कार से चोरी की घटनाएं जब भी सामने आती हैं, उनकी वीडियो भी सामने आती है, तो उसके बाद कई सवाल उठ जाते हैं और इस तरह की घटनाओं पर रोक लगाने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि पुलिस प्रशासन सख्ती से इस बारे में कार्रवाई करे, ताकि चोरों के मन में पुलिस का डर बना रहे और आम लोगों को इस तरह की वारदातों से थोड़ी बहुत तो राहत मिले। तो एक सीसीटीवी हमने आपको चोरी का दिखाया, अब एक सीसीटीवी आपको दिखाते हैं मारपीट का। किस तरह से अंबाला में एक युवक पर कई लोगों ने हमला कर दिया, बुरी तरह से उसको पीटा। हालत उसकी बहुत ज्यादा गंभीर नजर आ रही है। ये रिपोर्ट देखिए। अंबाला में मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। ब्याल के किस्मत नगर का रहने वाला नितिन अपने दोस्त के साथ एक्टिवा पर सवार होकर पानी की बोतल लेने माया वाले चौक पर गया और जैसे ही वो बोतल लेकर एक्टिवा पर बैठा, एक कार में सवार कुछ युवकों ने उस पर हमला बोल दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। युवक पर ईंटों और लात घूंसों से हमला किया गया, जिसमें वो बुरी तरह से घायल हो गया। पिटाई करने के बाद युवक मौके से फरार हो गए। उसमें देखिए, नितिन नाम के लड़के ने बयान दिया था कि दिल्ली मंडी चौक पर उसका झगड़ा हुआ है। इस संबंध में हमने 5 लोगों पर FIR दर्ज कर ली है और तफ्तीश जारी है। उसमें शीघ्र हम इन आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। सूचना मिलने पर पुलिस अंबाला कैंट के नागरिक अस्पताल पहुंची और घायल नितिन के बयान दर्ज किए। परिजनों ने इसे पुरानी रंजिश बताते हुए कहा कि इससे पूर्व भी इन युवकों ने इस पर फायर किए थे, लेकिन यह बच निकला। उन्होंने पुलिस से तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सूचना मिलते ही पुलिस अस्पताल पहुंच गई और कार्रवाई में जुट गई। इसमें पुलिस ने घायल नितिन के बयान दर्ज करके आरोपियों के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं में FIR दर्ज कर ली है। अंबाला कैंट सदर थाना के SHO नरेश कुमार ने बताया कि यह पुरानी रंजिश का मामला है, जिसके चलते नितिन पर हमला किया गया है। तो जिस तरह से वीडियो में कुछ युवक इस पीड़ित को पीटते हुए नजर आ रहे हैं, लग रहा है कि इनको कानून और पुलिस का कोई डर नहीं है। परिवार के लोग पुलिस से मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उम्मीद भी कर रहे हैं कि घटना की जांच कर इन दोषियों को जल्द से जल्द कानून के शिकंजे में लिया जाएगा, इनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाएगा, और ताकि इस तरह की वारदातों पर रोक लगाई जा सके, अपराधियों के मन में कुछ कानून का खौफ तो नजर आए।
कहते हैं जिंदगी का कुछ पता नहीं कब क्या हो जाए, कब ये जिंदगी खत्म हो जाए। करनाल से भी एक ऐसी ही खबर सामने आई जहां पर डीएसपी जो थे वो जिम कर रहे थे और एकदम से उनको हार्ट अटैक आया और उनकी मौत हो गई। इंसान की जिंदगी के बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है। कब वो हंसता खेलता मौत को गले लगा लेता है, पता नहीं चलता। जोगिंदर देसवाल जो अभी पानीपत जेल के डीएसपी थे, उनकी मौत हो गई है। उनकी मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई। रोजाना वो अपनी दिनचर्या का कुछ समय जिम में दिया करते थे। आज भी वो अपने घर से सुबह जिम गए, वहां एक्सरसाइज कर रहे थे। अचानक से उन्हें झटका लगता है और जब हार्ट अटैक आता है तो वो नीचे गिर जाते हैं, जिसके चलते उन्हें चेहरे पर चोट भी लगती है। लेकिन जब जिम के बाकी साथी उन्हें अस्पताल लेकर जाते हैं तब तक काफी देर हो चुकी होती है और डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। आज मेरे अतुल्य चाचा जी के समान जोगिंदर देसवाल जी हमारे बीच में नहीं रहे। सुबह मैसेज आया कि उनको जिम करते हो, सुबह एक चक्कर आया और वो गिर गए। उसके बाद हॉस्पिटल आया गया। जैसे ही मैसेज मिला कि एक नेक दिल इंसान जो हर साथी के साथ कंधा लगा के खड़े होने वाले, कि अब तक हम कैसे समझ में आ रहा, उनकी पूर्ति तो कभी हो नहीं पाएगी। अब यार चलेगा, सारों का यार चलेगा, ऐसा यार किसी को नहीं मिलेगा और ना कभी होगा। परमात्मा उसकी आत्मा को शांति दे। इस हादसे के बाद उनके परिवार और दोस्तों में शोक की लहर है, क्योंकि हमेशा दोस्तों के साथ सुख दुख में काम आने वाले जोगिंदर देसवाल अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनके 2 बच्चे हैं जिनके ऊपर से पिता का साया उठ चुका है। तो डीएसपी जेल जोगिंदर देसवाल की उम्र 52 साल की थी। वो करनाल के न्यायपुर इलाके में रहते थे। वो एडवोकेट भी रहे हैं, कई साल से उन्होंने प्रैक्टिस भी की। उसके बाद उन्होंने डीएसपी जेल का एग्जाम क्लियर किया, फिर वो करनाल जेल के डीएसपी रहे और अभी फिलहाल की अगर बात करें तो वो पानीपत जेल के डीएसपी थे। लेकिन ये हादसा, इसे किस तरह से देखा जाए, क्योंकि उनके परिवार, उनके दोस्तों में शोक की लहर है। उनको भी बिल्कुल उम्मीद नहीं हो रही कि डीएसपी देसवाल उनके बीच नहीं रहे। तो ये दिन भर की वो खबरें रही जो कि सुर्खियां बनी और इन सुर्खियों पर हमने डिटेल में नजर डाली। फिलहाल इस खास शो में इतना ही। आप बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ। नमस्कार।